हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं डॉक्टर आनंद व्यास फिर से अपने YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत कर रहा हूं और आशा कर रहा हूं कि आप सभी ठीक है, मस्त हैं। और जैसा कि थोड़ा सा नया अपडेट हुआ है, थोड़ा सा मैं पीछे हो गया हूं, कैमरा थोड़ा दूर हो गया है, तो आप मुझे प्लीज एक बार ये फीडबैक बता दीजिएगा कि इसमें आप ज्यादा कंफर्टेबल है या जो अर्लियर वीडियो अपने बनते थे उसके अंदर कंफर्टेबल है, ताकि हमें थोड़ा सा डाउट हो रहा है कि किसमें ऑडियंस जो है वो ज्यादा कंफर्टेबल है। तो प्लीज लेट अस नो कि कैसा है। और मैं डॉक्टर आनंद व्यास फिर से स्वागत कर रहा हूं। यूनिट 2 पे अपन आ गए हैं एचआरएम की। मेनली एचआरएम की फर्स्ट यूनिट अपन ने पूरी कंप्लीट कर ली है। एमबीए के सेकंड सेम का ये सब्जेक्ट है। इसके अलावा बीबीए में आता है ये सब्जेक्ट, बीकॉम फाइनल ईयर में सब्जेक्ट आता है, एमकॉम में सब्जेक्ट आता है और यूजीसी नेट का तो फिर कहना ही क्या। तो चलिए अपना टॉपिक शुरू करते हैं बिना कोई वक्त गवाए। सारी चीजें डिटेल में पढ़ने की कोशिश करेंगे, तो आप मुझे जरूर बताया करें कि आपको समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है, कहां पे कोई प्रॉब्लम है, कोई इशू है, तो अपन उसको और रेक्टिफाई कर सकते हैं, ठीक है। और इसके अलावा और बता देता हूं कि टेलीग्राम ग्रुप लर्निंग विद डॉक्टर आनंद व्यास पे इसकी पीपीटी अपलोड हो जाएगी जस्ट ये कंप्लीट होते ही यूनिट, तो आप वो ज्वाइन करके अगर इसका पीडीएफ चाहिए तो वहां पे आप ज्वाइन करके डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। सेकेंड यूनिट में जो सबसे पहला पॉइंट हमारे सामने निकल कर आता है वो आता है एचआरपी, ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग। तो ये अब ये एचआरएम सर हम करते करते एचआरपी पे कैसे आ गए, ये ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग क्या है। ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग पहले बुकिश देख लेते हैं क्या है। ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग इज द प्रोसेस ऑफ फोरकास्टिंग द फ्यूचर ह्यूमन रिसोर्स रिक्वायरमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन एंड डिटरमाइनिंग हाउ द एग्जिस्टिंग ह्यूमन रिसोर्स कैपेसिटी of the organization can be utilized fulfill their or these requirement। एंड नीचे मैंने एक पॉइंट लिखा है सक्सेशन प्लानिंग। क्या पॉइंट लिखा है? सक्सेशन प्लानिंग। तो अब बुक तो देख ली अपन ने, एक बार अपन चेक करते हैं कि ये है क्या वास्तविकता में। एचआरपी किसे कहते हैं? दो एचआरपी जो है हमारा ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग, ऐसा प्लान करना कि जो फ्यूचर में मान लीजिए कि अभी हमारी करंट मैन पावर 30 है। कितने हैं? हमारे पास 30 लोग अभी अभी वर्किंग में काम कर रहे हैं और हमारे पास फ्यूचर में हमारी जो रिक्वायरमेंट है वो 50% की है। कितने परसेंट की है? 50 बंदों की। तो क्या करना होगा? अभी करंट मैन पावर हमारी 30 है और फ्यूचर में हमें 50 की रिक्वायरमेंट है, तो क्या करना होगा? सर नए बंदे रिक्रूट करने होंगे, 20 जने और जोड़ने होंगे, तो ये हो गई है एचआरपी? नहीं, बिल्कुल नहीं। इसका मतलब एचआरपी नहीं हुआ। 30 बंदे अभी हैं, फ्यूचर में 50 बंदों के लगभग हमको कैपेसिटी चाहिए स्किल्ड की। किसकी? स्किल्ड वर्कर की। अभी जो हमारे पास 30 बंदे हैं उनमें 20 ही स्किल है और 10 जो है वो सेमी स्किल है। तो अब कैसा क्या किया जाए कि या तो अगर 20 स्किल है और आगे मेरे को 50 स्किल बंदों की रिक्वायरमेंट है तो मेरे को 30 बंदे और चाहिए होंगे। ये एचआरपी का एक पॉइंट ऑफ व्यू। दूसरा कह रहा है कि एक 10 सेमी स्किल है, इनको ट्रेनिंग दी जाए और इनको स्किल्ड बनाया जाए। यानी इसको कुछ इस तरीके से समझते हैं कि अगर मेरे पास 50 बंदों की रिक्वायरमेंट है, अभी केवल 30 बंदे मेरे पास बॉक्स के अंदर है, मतलब कि मेरे कंपनी में जॉब कर रहे हैं। फ्यूचर में मुझे कितने चाहिए? 50 चाहिए। इतनी सी बात क्लियर हो गई। तो ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग ये कहता है कि हम फ्यूचर की कंडीशन को ध्यान में रखते हुए, फ्यूचर के प्रोडक्शन को ध्यान में रखते हुए इस 50 बंदों की जो प्लानिंग है, मींस के रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, ये प्रोसेस करें। प्लस ये जो 30 बंदे हैं इनको भी ट्रेनिंग कराएं और इनको भी स्किल्ड बनवाएं। तो हमको 50 स्किल बंदे चाहिए। अभी हमारे पास स्किल तो 20 थे, अभी बताया था ना मैंने। अब क्या करें भैया? ये जो 10 बंदे रह गए हैं जो स्किल्ड नहीं है, इनको ट्रेनिंग दो, तो क्या काम हो गया? तो हमें वापस से 20 बंदों की रिक्वायरमेंट हुई, है ना। 10 को ट्रेनिंग दे दी, 20 नहीं जोड़ दिए। नहीं, यहां पे भी एचआर का रोल 20 भी नहीं। हमें फ्यूचर में ये जो 50 स्किल्ड बंदों की रिक्वायरमेंट है, इसको हमको 50 स्किल्ड बंदों को इन्हीं 30 और केवल मैक्सिमम हम 10 जने इसमें और जोड़ देते हैं, 30 प्लस 10 जने, और ये हो जाएंगे 40। ये 40 बराबर होंगे 50 के।
सर कैसे 40 कभी 50 के बराबर हो सकते हैं, 40 आदमी कभी 50 आदमी के बराबर काम कर सकते हैं? अरे यही तो ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग है कि ये जो 30 हमारे पास स्किल्ड बंदे थे, सॉरी 20 हमारे पास जो स्किल्ड बंदे थे इनको, और ये जो 10 अनस्किल्ड थे इनको तो स्किल्ड बना दो। सेमी स्किल्ड है या अनस्किल्ड है, इनको तो स्किल्ड बना दो। कैसे स्किल्ड बनाएंगे भैया? ट्रेनिंग देंगे, उनके डेवलपमेंट एक्टिविटी देंगे, सेमिनार अटेंड कराएंगे, वर्कशॉप देंगे, कॉन्फ्रेंस में ले जाएंगे कोई उनको, और इसके अलावा ट्रेनिंग के भी टाइप्स आज के वीडियो के अंदर अपन देखने वाले हैं, तो ये ट्रेनिंग का पॉइंट ऑफ व्यू क्लियर होगा। ठीक है, तो ये 10 बंदों को तो स्किल्ड कराना है, पर जो 20 स्किल बंदे हैं उनका आउटपुट इंक्रीज करना है। मतलब वो ट्रेनिंग उनकी कंप्लीट हो चुकी है, अब उनको डेवलपमेंट की एक्टिविटी करनी है, अब उनसे मैक्सिमम आउटपुट लेना है हमें। एक स्किल्ड है लेकिन वो आउटपुट कम दे रहा है, तो आउटपुट कम क्या दे रहा है, क्या रीजन है? उसको डिससेटिस्फेक्शन है, मोटिवेशन लेवल कम है, उसको वर्किंग कंडीशन हार्ड है, किस कारण से? या उसके पास टेक्नोलॉजी नहीं है, किस कारण से इनका प्रोडक्शन लो, वो आइडेंटिफाई करके हमको ये जो 40 बंदे हैं इनको 50 के बराबर मुझे प्रोडक्शन लाना है। इसी को तो ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग कहते हैं। 40 का 40, अरे तो भैया 8वीं पास बच्चा भी कर लेगा कि भैया 30 बच्चों को 50 जनों की रिक्वायरमेंट है, हमारे पास 30 जने हैं, 20 जने और जोड़ दूंगे तो मेरे को 50 जनों की रिक्वायरमेंट आ जाएगी। रिक्वायरमेंट तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट बता ही देगा हमें। तो भैया एचआर को लाखों का पैकेज कैसे मिलेगा? एचआर को लाखों का पैकेज तब मिलता है जब वो कंपनी की कॉस्ट कटिंग करता है। 40 बंदे 50 का काम करेंगे, कौन कराएगा? एचआर का आदमी कराएगा, ना कि प्रोडक्शन का। प्रोडक्शन वाला तो कहेगा कि भैया काम करो, लेकिन एचआर वाला उसको इस तरीके से मोटिवेट करेगा कि सर आपको पर पीसेस मिलेगा, हमें इतना आउटपुट चाहिए, भले टाइम यूटिलिटी आपको जैसे अचीव करनी है अचीव करिए, 40% हमें 50 का काम करना है। यही ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग है, यही सक्सेशन प्लानिंग है। अब समझ में आया? एक तो एग्जांपल के थ्रू समझाया। अब बुक वाले ये कह रहे हैं फ्यूचर की प्रोबेबिलिटी को ध्यान में रख के, यानी फ्यूचर में 50 बंदों की रिक्वायरमेंट है, उसको ध्यान में रखकर, फ्यूचर में 50 बंदों की रिक्वायरमेंट है, उनको ध्यान में रखकर हमको आज की प्लानिंग करनी है, यानी आज के 30 वर्कर्स को ऐसा ट्रेन करना है कि फ्यूचर में, यानी कि आफ्टर 2 इयर्स, यानी फ्यूचर में एक एग्जांपल लिया मैंने, आफ्टर 2 इयर्स हमारे 40 बंदे ऐसे कैपेबल हो जाए, क्योंकि इनमें से कोई छोड़ के भी तो जाएगा, उनके भी तो बात करनी होती है, रिटेंशन रेशो भी रखना होता है, कोई निकालना भी जाएगा, किसी का रिटायरमेंट भी हो जाएगा, कोई ट्रांसफर भी हो जाएगा, ये सब मेथड्स यूज करेंगे। तो इन्हीं को 40 को 50, यही तो पैसा कमता है, यही तो पैसा कमाया जाता है। लेकिन आप ये सोचो, ये जब आप करना सीख जाओगे कि ये 40 बच्चे 50 जनों का काम करना सीख जाएंगे, तब आपकी एचआर में, अगर एमबीए इन एचआर कर रहे हैं, आप एमबीए इन मार्केटिंग कर रहे हैं, एमबीए इन फाइनेंस कर रहे हैं, यदि आप एमबीए का कोर्स कर रहे हैं, तो यकीन मानिए जब ये 40 बराबर 50 करना नहीं सीखोगे, पैकेज लाखों में नहीं बढ़ेगा, पैकेज वही लगेगा 3 लाख, 3.5 लाख, 4 लाख। अमेजॉन का एक बंदा, एक एग्जाम्पल देता हूं आपको, जब थोड़ा सा पैकेज के बारे में जानकारी दे देता हूं। तो क्या एक अमेजॉन का बंदा है, एक अच्छी मतलब मल्टीनेशनल कंपनी का बंदा है, वो भी मार्केटिंग का काम कर रहा है। एक लोकल ब्रांड की कंपनी का काम, मार्केटिंग का मैनेजर है, वो भी मार्केटिंग का काम कर रहा है। एक अमेजॉन का बंदा है, वो एचआर का काम कर रहा है, और एक लोकल कंपनी का एचआर का काम कर रहा है। सैलरी किसकी ज्यादा होगी? आप सभी से कहेंगे कि सर अमेजॉन की सैलरी ज्यादा होगी। वर्क किसका ज्यादा होगा? अमेजॉन वाले का कि इसका? अरे छोटी कंपनियों में वर्क ज्यादा रहता है, अमेजॉन में तो डिसीजन पावर, सब कुछ सिस्टम ऑलरेडी फिट रहता है। छोटी कंपनियों के अंदर प्रोसेस बिल्डअप हो रहे होते हैं, बड़ी कंपनियों में तो रूल्स, रेगुलेशन, मिशन, विजन, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल फिक्स होती है, एमओए, मेमोरेंडम भी फिक्स होता है, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन भी फिक्स होता है, आपको उनको केवल रेगुलेट करना है। लेकिन कैसे करना है कि आपके जो 40 बंदे हैं वो 50 का, आप किसी भी मल्टीनेशनल कंपनी में कोई भी अगर आपका एचआर का रिक्वायरमेंट बंदा हो, यदि वहां पर 500 बंदे की रिक्वायरमेंट है, तो एचआर का बंदा मुश्किल से वहां पर 300 बंदे देता है। कितने देता है? 300। प्रोडक्शन वाला लिख के बेचता है 50 जनों की रिक्वायरमेंट, तो एचआर वाला मुश्किल से वहां पे 30 से 40 कहता है इन्हीं से काम चलाओ। क्या कहता है? इन्हीं से काम चलाओ। तभी तो वो एचआर की सैलरी लाखों में होती है, समझ रहे हो?
यही काम नहीं कि सैलरी बना लेना, वेजेस बना लेना, सारे रूल्स रेगुलेशन याद कर लेना, अरे ये तो कोई भी कर लेगा। बीकॉम पास हुआ, 2 साल की ट्रेनिंग करोगे, सब कुछ याद हो जाएगा, पीएफ रिटर्न भरना याद हो जाएगा, ईएसआई के नॉर्म्स याद हो जाएंगे, फिर कंपनी पैसा क्यों देती है? अमेज़न वाला लाखों रुपया खर्च कर रहा है उसके मैनेजर के ऊपर, यहाँ की छोटी कंपनी वाला इतना पैसा खर्च नहीं कर रहा है। वो लाखों रुपया क्यों खर्च कर रहा है? क्यों? क्योंकि वो उसको कॉस्ट कटिंग करके देता है, वो कुछ ऐसा ऑटोमेशन लाता है, वो कोई ऐसी नई टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस करता है, वो कोई नया इनोवेशन करता है जो हेल्प करता है सक्सेशन में, यानी कॉम्पिटिटिव एडवांटेज में। ये 40 बराबर 50 हो जाता है। तो अपने लाइफ के अंदर करना सीखो कि हम 40 बराबर 50 कैसे कर सकते हैं, कम रिसोर्सेज से ज्यादा आउटपुट कैसे कर सकते हैं, कम समय में ज्यादा पढ़ाई कैसे कर सकते हैं। तो यही तो है एचआरपी। एचआरपी अब बुकिश के अंदर तो अलग ही पूरी फंडे दे रखे हैं। बुक के अंदर तो लिख रखा है कि फ्यूचर की प्रोबेबिलिटी को फोरकास्ट करिए और करंट से मैच करिए, और बुक्स के अंदर भी हम ये पढ़ा देते हैं, टीचर भी हमारे ये बता देते हैं। लेकिन जो प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर जब मैं एज ए एचआर मैंने जॉब करी, तब मेरे को ये रियलाइज हुआ कि अरे बुक में तो लिखा था 50 करना है, 30 है, 20 और जोड़ दूंगा बात हो जाएगी, लेकिन बुक और रियलिटी में डिफरेंस होता है। अब सर एग्जाम में क्या लिखना है? एग्जाम में तो बुकिश लिखता है क्योंकि नंबर दिए जाते हैं। तो इसमें सीधी सीधी बात है कि फ्यूचर की प्रोबेबिलिटी को ध्यान में रखकर, यदि हम फ्यूचर की प्रोबेबिलिटी को ध्यान में रखकर करंट मैन पावर के साथ जो प्लानिंग करते हैं वो ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग कहलाती है। इसके अंदर उनके स्किल एनहांसमेंट, ट्रांसफर, रिक्रूटमेंट, प्रमोशन, डिमोशन, ये सारी एक्टिविटीज इंक्लूड होती है। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। बहुत ही इजी टॉपिक है, आगे बढ़ते हैं। अब जॉब एनालिसिस एंड जॉब डिजाइन, देखिए दोनों अलग अलग टॉपिक हैं। बहुत से ऑथर तो इनको अलग ही नहीं समझते, लेकिन ये अलग अलग होते हैं। बहुत से ऑथर तो कहते हैं जॉब एनालिसिस यानी जॉब डिजाइन, नहीं, लेकिन दोनों चीजें अलग अलग होती हैं। आज अपन बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं। बिल्कुल बेसिक से मैं बता दूंगा कि जॉब एनालिसिस क्या है और जॉब डिजाइन क्या है। जॉब एनालिसिस का मतलब होता है इन्वेस्टिगेट करना, आइडेंटिफाई करना टास्क, ड्यूटीज एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी, स्किल, नॉलेज, एसेंशियल क्वालिफिकेशन फॉर अ सर्टेन जॉब प्रोफाइल। अब मान लीजिए कि एक एचआर मैनेजर की जॉब निकली है। किसकी निकली है? एचआर का एग्जांपल चल रहा है, तो एचआर मैनेजर की जॉब निकली है। अब एचआर मैनेजर की मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या है भैया? एमबीए करा हुआ हो, आपको बता दूं, एचआर में वो भी, ठीक है, या एमएसडब्ल्यू करा हुआ हो, या एमए करा हुआ हो, ठीक है। एमए साइकोलॉजी भी हो सकता है, एमएसडब्ल्यू भी हो सकता है, एमबीए भी हो सकता है। ये तीनों ही बंदे एचआर की जॉब के लिए एलिजिबल होते हैं। जो एमबीए एंड एचआर कर रहे हैं उनको बता देता हूं, केवल ये इकलौते ही नहीं है कि आप ही एमबीए एचआर वाले वहां जॉब के इंटरव्यू में बैठोगे। एमएसडब्ल्यू भी होता है, एमए इन साइकोलॉजी भी हो सकता है, और एमए इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन भी वाले भी आ जाते हैं, एमबीए एंड एचआर वाले। तो ये इसकी बेसिक क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, ये एलिजिबिलिटी, ठीक है। इसके अलावा उसको कौन कौन सी टास्क असाइन करनी है, उसकी कौन कौन सी ड्यूटीज होगी, यानी कि सैलरी बनाना, वेजेस बनाना, वर्कर कंट्रोल करना, कोऑर्डिनेशन करना, फ्यूचर की प्रोबेबिलिटी का, फ्यूचर के मैन पावर की प्लानिंग करना, करंट ट्रेनिंग की जो नीड है उसको असेस करना, और करंट ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट के प्रोग्राम शेड्यूल्ड करना, भले वो करे ना करे, शेड्यूल्ड करना कि ये पर्टिकुलर बंदा आएगा वो ट्रेनिंग का काम करेगा। इसके अलावा हाउसकीपिंग का काम, पर्सनल मैनेजमेंट का काम, एन नंबर्स ऑफ द काम, एन नंबर्स ऑफ द वर्क इसके एचआर वाले के होते हैं, ठीक है। आज थोड़ा सा फ्लो में चल रहा है, मस्ती मजाक से अपन पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। कहीं गलती हो तो माफ कीजिएगा, ठीक है। तो जॉब एनालिसिस तो आपको समझ में आ गया, ठीक है, कि एक पर्टिकुलर बंदे के जॉब में कौन सी क्वालिटीज, कौन सी ड्यूटीज की रिक्वायरमेंट होती है, क्या एलिजिबिलिटीज की रिक्वायरमेंट होती है, कौन कौन सी ड्यूटीज वो फुलफिल करेगा, वो जॉब एनालिसिस कहलाता है। यानी कि एक एचआर मैनेजर क्या क्या रिक्वायरमेंट होगी, एमबीए, ये एमएसडब्ल्यू किया हुआ होना चाहिए, इसके अलावा सैलरी का काम करेगा, ठीक है। स्टॉक रजिस्टर का काम नहीं कर रहा है, स्टॉक रजिस्टर का काम स्टॉक मैनेजर कर रहा है। तो ये हो गया जॉब एनालिसिस। अब जॉब डिजाइन क्या है? Job design is the process of establishing employees' roles and responsibility of the system producers that they should use or follow. Job design का मतलब, एक मिस्टर हमारे पिंटू, ये हमारे मिस्टर पिंटू जॉब पर गए। कहां पर गए? पहली बार जॉब लगी, कैंपस रिक्रूटमेंट हो गया मिस्टर पिंटू साहब का। तो जैसे ही ये जॉब में गए, इनको पता चला कि भैया यहाँ जाने का एक पर्टिकुलर टाइम है कि आपको सुबह 8 बजे पहुंच जाना है। कितनी बजे? 8 बजे। जितनी बजे आप सो के अभी उठ रहे हैं इतनी बजे आपको जॉब पर आना है, जॉब टाइम। इसके अलावा वहां की एक ड्रेस है,
वो आपको वियर करके जानी है, आई कार्ड वगैरह लगा के जाना। अगर ड्रेस नहीं है तो आई कार्ड तो फिर भी हर जगह होता ही है। अब मिस्टर पिंटू नौकरी पे गए, ड्रेस पता चली, टाइम पता चला, इसके अलावा उनको रोल्स दिए जाएंगे, कुछ जो भी वो एक्टिविटी करेंगे उसकी रोल्स दिए जाएंगे कि भैया आज से आप प्रोडक्शन इंचार्ज हैं, तो प्रोडक्शन इंचार्ज का काम एक रजिस्टर मेंटेन करना होता है। उस रजिस्टर मेंटेन करने के बाद उसको उसकी रिपोर्ट बनानी होती है, डेली रिपोर्ट। वो डेली रिपोर्ट उसको उसके हेड को सबमिट करनी होती है, ठीक है। ये मिस्टर पिंटू का डेली काम है। और इस स्टॉक को लिखने का भी एक पर्टिकुलर हर कंपनी के अंदर डिफरेंट मेथड होता है, ठीक है। तो वो स्टॉक का रजिस्टर बनाना है, रिपोर्ट तैयार करनी है और शाम को जाते समय अपने मालिक को, जो हेड है, उनको वो रिपोर्ट सबमिट करनी है। और जाने का समय कोई निश्चित नहीं होता कंपनी के अंदर। एक बहुत ही अच्छी बात है कि जाने का समय, आने का समय निश्चित होता है। जब तक काम रहता है तब तक आपको काम करना पड़ता है, लेकिन नॉर्मली 9 to 6 रहता है वर्किंग टाइम। तो ये क्या कहलाया कि मिस्टर पिंटू आएगा, आते ही सबसे पहला काम क्या करेगा और जाते समय जो लास्ट एक्टिविटी होगी वो क्या काम करेगा, पूरे दिन भर के अंदर कौन सी सारी एक्टिविटी मिस्टर पिंटू के द्वारा कंप्लीट करी जाएगी, यही तो जॉब डिजाइन कहलाता है। जॉब डिजाइन डिस्क्राइबिंग द जॉब टास्क, डिस्क्राइबिंग द जॉब ड्यूटीज, डिस्क्राइबिंग द डेली रूटीन प्रोसेस बाय द जॉब डूअर, बाय द जॉब डूअर, यानी कि जो जॉब कंप्लीट कर रहा है वो मिस्टर पिंटू वो सारी एक्टिविटी कर रहा है। इसी को तो हमने जॉब डिजाइन करा कि यानी कि वो कौन सी एक्टिविटी फॉलो करता है, कौन सा सिस्टम फॉलो करता है, इसी को जॉब डिजाइन कहते हैं। जबकि जॉब एनालिसिस के अंदर क्या है, जॉब एनालिसिस के अंदर जो टास्क एंड ड्यूटीज वो कंप्लीट करेगा उसका केवल पॉइंट्स है कि ये रिपोर्ट इसको करेगा, हेड को रिपोर्ट करेगा, लेकिन कैसे करेगा यह जॉब डिजाइन, किसको करेगा वो जॉब एनालिसिस का पार्ट है। किसको करेगा, क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, क्या रोल्स एंड रेस्पॉन्सिबिलिटीज होंगी, क्या अथॉरिटी होंगी, ये जॉब एनालिसिस का पार्ट। लेकिन उसको फुलफिल कैसे कर रहा है, ये जॉब डिजाइन का पार्ट है। आई होप यहां पर क्लियर हो गया है कि जॉब डिजाइन क्या है, जॉब एनालिसिस क्या है। अगले वीडियो के अंदर अपन फोरकास्टिंग के जो मेथड्स हैं इन पे बात करेंगे, इसके साथ ट्रेनिंग के डिफरेंट टाइप्स की बात करेंगे और बहुत ही आसानी के साथ ये यूनिट 2 भी कंप्लीट कर देंगे। तो मुझे बताएंगे नया सेटअप कैसा है, अच्छा है, बुरा है, थोड़ा सा वापस कैमरा आगे की तरफ लूं नहीं लूं, क्योंकि आप ही हैं जो मेरी मदद अभी कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय दिस वीडियो, आई रियली अप्रिशिएट योर टाइम, थैंक यू।